हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे NISM सीरीज 5A मॉक टेस्ट फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम। इसमें हमारी कुछ मल्टीपल वीडियोस होंगी, बट आई एम श्योर अगर आप इनको गो थ्रू करेंगे और इनके पैटर्न को स्टडी करेंगे और ये क्वेश्चंस के आंसर्स को समझेंगे तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को बहुत इजीली पास कर पाएंगे। इसमें हम आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपके आंसर्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ में आपको ट्रिक्स भी बताएंगे काफी कुछ क्वेश्चंस की कि इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड कमीशन फॉर। कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है म्यूचुअल फंड का, जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स को पब्लिक में सेल करता है, उसको कमीशन किस चीज के लिए और कब तक मिलता है, इज पेड फॉर। इसमें लिखा हुआ फर्स्ट 5 years ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय द इन्वेस्टर्स, फर्स्ट 3 years ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय द इन्वेस्टर्स, फर्स्ट 10 years एंड एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर्स हेल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी। जब तक इन्वेस्टमेंट रहेगा, जब तक उसके ब्रोकर को, डिस्ट्रीब्यूटर को और एजेंट को उसका कमीशन मिलता रहेगा। उस कमीशन को हम पहले अपफ्रंट कमीशन बोलते थे, बट अब सेबी ने वो बैन कर दिया है, तो ट्रेल कमीशन मिलता है। तो ट्रेल कमीशन जब तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट रखेगा तब तक उसको ये कमीशन मिलता रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। सेकंड क्वेश्चन है, द गाइडलाइन इशूड बाय एमफी फॉर इंटरमीडियरीज आज नोन एज। तो देखिए एमफी क्या होता है? एमफी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब अगर अब आप इसकी गाइडलाइन को देखेंगे तो आपका आंसर आप इसी में ही है। अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारे पास आंसर है अग्नि। अग्नि का फुल फॉर्म हुआ एमफी गाइडलाइंस एंड तो उसका इसका सिंपल सा फुल फॉर्म ही अगर आपको याद हो गया तो आप इसको बिल्कुल याद कर पाएंगे। तो एमफी की जो गाइडलाइंस हैं वो इंटरमीडियरीज की, जो इंटरमीडियरीज होती हैं, एमसीज होती हैं, तो ये एमफी जो गाइडलाइन बनाता है उनको क्या बोलते हैं? अग्नि। ए स्टैंड्स फॉर एमफी, जी स्टैंड्स फॉर गाइडलाइन, नॉर्म्स, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्म्स एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरमीडियरीज। तो एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। तो दोस्तों इसके क्वेश्चंस में ही आंसर था। आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको आंसर इसमें मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, द इन्वेस्टमेंट इन एमएफ पोर्टफोलियो आर वैल्यूड एट। कि जो एमएफ का, म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो होते हैं उसमें जब स्टॉक्स होते हैं सारे, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा हमारे पास ऐसे ऑप्शन हो गए, फेस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड बुक वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड का कैसे वैल्यूएशंस करते हैं? जो डेली क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, पोर्टफोलियो में आप पता है बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो उनका स्टॉक्स का जो भी प्राइसेस होता है उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वही म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वैल्यू होता है। हेंस आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जिट लोड्स आर जनरली लोअर फॉर द लार्ज इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ क्वेश्चंस में एग्जिट लोड्स सभी के लिए सिमिलर रहेंगे। तो जो भी स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड्स की, स्कीम्स मान लीजिए ए बी सी, तो एक स्कीम्स में जो भी आपके एग्जिट लोड्स होंगे वो सिमिलर रहेंगे, वो चाहे स्मॉल इन्वेस्टर हो चाहे वो आपके लार्ज इन्वेस्टर हो। देखिए टाइम स्टैंपिंग अरेंजमेंट इज मस्ट एट। अब इसके आंसर्स हैं, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, एएमसी ऑफिसेज, बैंक डिस्ट्रीब्यूशंस ब्रांच एंड ऑफिस डिक्लेयर्ड एज पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका आंसर हमारे पास डी है। ये क्यों है दोस्तों इसका आंसर? देखिए क्या होता है, ये हम टाइम स्टैंपिंग का क्या मतलब होता है? जब हम कोई रिक्वेस्ट अपनी लेके जाते हैं एएमसी के पास, जिसमें हमें कोई सेल करना होता है या परचेस करना होता है, तो उसके ऊपर टाइम स्टैंप होती है, सो दैट हमें एनएवीज एज पर सेबी रूल्स मिले। हमारे साथ कोई बाई चांस गलत बिहेवियर या गलत एनएवी ना मिल जाए, हमें गलत प्राइसिंग ना मिल जाए,
तो उसके लिए कुछ सेबी के रूल्स हैं जिसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर टाइम स्टैंपिंग होना चाहिए कि टाइम, डेट, लोकेशन और उस मशीन का सीरियल नंबर और रनिंग सीरियल नंबर, ये सब उस पर होता है। तो ये कहाँ पर होगा? ये जहां पर भी आप अपने ऑफिसेस को डिक्लेयर कर देंगे कि भाई ये मेरे ऑफिसेज हैं जहां पर कस्टमर की रिक्वेस्ट जा सकती है, जहां पर कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। तो ऑल ऑफिसेज विच आर डिक्लेयर्ड एज पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल दीज रिक्वेस्ट, तो सेल परचेज जो भी आप करेंगे उसके लिए सिंपल सा आंसर हो गया, वहां पर टाइम स्टैंपिंग अरेंजमेंट होना मैंडेटरी है एज पर सेबी रूल्स। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी हैज पुट ए स्टॉप ऑन चार्जिंग डैश टू द स्कीम। सेबी ने क्या बैन किया है? सेबी ने फ्रेंड्स 2009 से एंट्री लोड अपनी किसी भी स्कीम्स के ऊपर बंद कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स अभी किसी भी इन्वेस्टर्स को एंट्री लोड चार्ज नहीं कर सकती। पहले एक टाइम था जब वो एंट्री लोड होता था। मान लीजिए कि एंट्री लोड है किसी स्कीम पर 1%, अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1% मीन्स 1 लाख रुपए आपको एंट्री लोड लगता था। अब सेबी ने वो बैन कर दिया है, तो नाउ अभी किसी भी स्कीम के ऊपर कोई भी आपके एंट्री लोड मतलब एंट्री एक्सपेंसेस नहीं है। तो आंसर इज बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द स्कीम्स मस्ट बी पब्लिश्ड। फ्रेंड्स इसको आप याद करिएगा, अनऑडिटेड जो अकाउंट्स हैं स्कीम्स के वो कब पब्लिश करने होते हैं? वंस एवरी 6 मंथ इन वन नेशनल एंड रीजनल न्यूज़पेपर। तो एवरी 6 मंथ उनको पब्लिश करना होगा, एक नेशनल न्यूज़पेपर में और एक रीजनल न्यूज़पेपर पर। तो आंसर इज सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल गेन और लॉस फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर इफ सोल्ड विद इन। तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जो भी आप 1 साल से पहले बेच देते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म हो गए, और जो आप 1 साल के बाद सेल करते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म हो गए। तो इसमें लिखा हुआ है कि विद इन 12 मंथ्स, तो आंसर इज सी। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए क्वेश्चन है तो वट एवर वी हैव लेस देन 12 मंथ्स वुड बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए अभी एक सिंपल न्यूमेरिक है, इसके न्यूमेरिकल है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्या है, न्यूमेरिकल में है कि एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ₹1 लाख in a 370 days fixed maturity plan and got 1,07,750 rupees versus the capital gain in this case। तो जो उनका मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें से अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल गेन आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल आंसर हो गया, ए आंसर हो गया, बिकॉज 1,07,750 में से अगर हम 1 लाख माइनस करें तो 7,750, 7,750 रुपीज आ गए। ये हमारा कैपिटल गेन हो गया। तो आंसर इज ए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? STT is payable when investor purchase equity MF. STT is हुआ security transaction tax, and then STT is payable when investor does redemption from equity mutual funds. STT is payable when investor purchase debt MF. STT is payable when investor sell debt MF। इसमें सिंपल सी गाइडलाइन है सेबी का कि STT is payable when investor does redemption from equity mutual fund। म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टर्स रिडम्पशन करेगा, ये हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, वो उसको परचेज करे, डेट को करे, किसी भी सिचुएशन में नहीं लगेगा। सिर्फ जब म्यूचुअल फंड्स को वो रिडेम्पशन करने के लिए जाएगा, सेल करने के लिए जाएगा, उस समय एसटीटी वुड बी पेबल। तो आंसर वुड बी बी। लिक्विड फंड्स कैन नॉट चार्ज मैनेजमेंट फी ऑफ द फंड पार्क्ड इन शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। ये ट्रू और फॉल्स? ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। देखिए वैसे भी इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, लिक्विड फंड्स हमें पता है बहुत शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब एक एफडी में ही पैसा रखना है किसी फंड मैनेजर को, तो फिर उसमें उसकी अलग से कोई एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट तो पड़ा नहीं है। तो इसलिए सेबी ने कहा है कि जो भी हम शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स में पैसा करेंगे उस पर कोई भी फंड मैनेजर लिक्विड फंड्स में मैनेजमेंट फी को चार्ज नहीं कर सकता। इसलिए बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, इसलिए इसमें आंसर हुआ एक, ये ट्रू है। अगर वो कोई शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट में अगर फंड मैनेजर पैसे रखता है लिक्विड फंड्स में, तो उसके ऊपर कोई भी मैनेजमेंट फी को वो चार्ज नहीं कर सकता। अब देखिए ये क्वेश्चंस हमने 2 क्वेश्चंस पहले ही अभी किया था कि एसटीटी चार्ज ऑन वो, बट वो डिफरेंट कंडीशंस थे म्यूचुअल फंड की, कि वो म्यूचुअल फंड में बाय करेगा, डेट में म्यूचुअल फंड में सेल करेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स
में एसटीटी एप्लीकेबल तभी होगा जब एक क्लाइंट म्यूचुअल फंड को रिडीम करेगा, इफ ही ओनली रिडीम्स ओनली दैट एसटीटी इज चार्ज। बट यहाँ केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास एसटीटी इज चार्ज ऑन किस पर, ए इक्विटी शेयर ट्रेडिंग, बी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो एसटीटी सेबी, अकॉर्डिंग टू सेबी एसटीटी चार्ज ऑन एवरीथिंग। जब हम इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग करेंगे तब भी हम एसटीटी पे करेंगे। डेरिवेटिव भी इक्विटी शेयर ट्रेडिंग की है, फ्यूचर्स ऑप्शंस तो उस पर भी होगा। इक्विटी एमएफ पे जब रिडम्पशन करेंगे तब एसटीटी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब हो गया ये ऑल ऑफ द अबव, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, एसटीटी चार्ज ऑन एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी नॉर्म। केवाईसी नॉर्म्स यू सिंपली नो दैट नो योर कस्टमर, केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर, कि अपने कस्टमर्स को हम पहचानते हैं अच्छे से। उसमें है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। नंबर वन प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए केवाईसी में नॉर्मल है कि हमें दो डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी चाहिए होते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट की तो रिक्वायरमेंट आती ही बाद में है जब हम कभी इन्वेस्टमेंट कर दें। तो केवाईसी नॉर्म्स में क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नॉट रिक्वायर्ड व्हाट डज इट मीन, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द केवाईसी नॉर्म। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन ऑन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वेस्टर्स सर्विस सेंटर एंड हाउ टू मेक परचेज इज प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म और KIM की। इसको बोलते हैं की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और नन ऑफ द अबव। दोस्तों किम का मतलब क्या हुआ, किम है मतलब हमारा की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इट इज द समरी ऑफ द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले जब कोई एएमसी अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है तो पहले ऑफर डॉक्यूमेंट निकालती है जो कि बहुत डिटेल्ड होता है, जिसको स्टडी करना, जाना, उसको पढ़ना किसी सब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में या उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए सेबी की रिक्वायरमेंट है किम का, उसको बोलते हैं की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, कि उसमें मेन मेन इंफॉर्मेशन रहेगा, समराइज फॉर्म ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ये सब आप देखते हैं बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, मिनिमम कितना क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सर्विस सेंटर्स कहाँ पे होंगे, कौन से, और ये परचेज कैसे किया जा सकता है, ये सभी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में एप्लीकेबल होंगे। इसलिए आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट टू इन्वेस्ट इन एमएफ। ऑप्शन ए ट्रस्ट डीड, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज, ऑप्शन सी बोर्ड रेजोल्यूशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखिए जब ट्रस्ट कभी इन्वेस्ट करता है तो ट्रस्ट डीड यस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज एवरी केस मैंडेटरी है। अगर आप सी ऑप्शन में देखते हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ही एप्लीकेबल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए इसका हमारा आंसर हो गया सी। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो ये भी आपकी कंपनी जब आप फॉर्म करते हैं तब होता है, इसलिए आपके ट्रस्ट में आपके डॉक्यूमेंट किसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, आपकी बोर्ड रेजोल्यूशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ट्रस्ट के केस में यस ट्रस्ट डीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज वुड बी नीडेड एंड ट्रस्ट का सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दैट वुड बी मैंडेटरी। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिप इज गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बिकॉज। एसआईपी जो हम सिप बोलते हैं इसको क्यों बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम एक रेगुलर इंटरवल पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। काफी फंड हाउसेस डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स एक रेगुलर इंटरवल टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको हम एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्यों है, क्योंकि देखिए अब इसके ऑप्शंस हो गए हमारे पास, इन्वेस्टर गेट्स यूनिट एट डिस्काउंट्स टू एनएवी, इट ऑफर्स बेनिफिट ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, इट हेल्प्स रेगुलर इनकम फॉर द इन्वेस्टर, नो लोड इन्वेस्टमेंट डन।
देखिए अगर आप इसका आंसर देखते हैं तो आंसर है बी, वाई इट ऑफर्स बेनिफिट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है? हम अगर मान लीजिए हम एग्जांपल करते हैं कि मंथली हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो एवरी मंथ एक पर्टिकुलर डेट को हमें फंड्स इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें यूनिट्स का अगर एनएवी लोअर है तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी, अगर हमें एनएवी हाई है तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिल जाएंगी। तो हमारी उसकी एक एवरेजिंग होती रहती है, और जब एक ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब म्यूचुअल फंड्स की किसी स्कीम्स की एनएवी राइज करती है तो हमें एवरेजिंग की वजह से हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है, और हमारी वैल्यू काफी अच्छे डिसेंट रिटर्न से इंक्रीज हो सकती है। इसलिए हम इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, बिकॉज आप एवरी मंथ एक सिंपल सेम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी एवरेजिंग हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलैक्सेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोसिप इज अवेलेबल फॉर। माइक्रोसिप क्या होती है? माइक्रोसिप उसको बोलते हैं कि कोई ऐसी अमाउंट जिसको हम रेगुलर अगर इन्वेस्टमेंट करें और फिर फाइनेंशियल ईयर में उस टोटल अमाउंट इफ इन्वेस्टमेंट इज स्टिल लेस देन 50,000। तो मान लीजिए कि हमने टिल 4,000 रुपीज को इन्वेस्टमेंट किया, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 48,000 रुपीज, तो लेस देन 50,000 हो गया इन फाइनेंशियल ईयर। इसको माइक्रोसिप बोलते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन जो केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी रिलैक्सेशन नॉर्म्स किसके लिए एप्लीकेबल है? देखिए एचयूएफ में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, नॉन इंडिविजुअल में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में नहीं है, एनआरआई सिंपल हम एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, इसलिए एनआरआई के लिए माइक्रोसिप में अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर डेफिनेशन देखते हैं तो माइक्रोसिप्स टोटल अमाउंट लेस देन 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर कैन बी ओपन्ड बाय इंडिविजुअल एनआरआईज बट नॉट पीआईओs, minors and sole proprietors as well. HUF and other categories of institutional investors are not eligible for exemptions. तो इसमें एनआरआई, नो, माइनर, सोल प्रोप्राइटर्स, इंडिविजुअल, ये सभी माइक्रोसिप में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनको डॉक्यूमेंटेशन की रिलैक्सेशन मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरआई कैन नॉट मेक रिपेट्रिएशन इन्वेस्टमेंट इन एमएफ यूजिंग डिमांड ड्राफ्ट। रिपेट्रिएशन फ्रेंड्स हमें पता होगा, हम उसको बोलते हैं कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में कर रहे हैं तो वो फंड्स हम वापस अपने फॉरेन कंट्री जहां से हमने इनकम ओरिजिनेट किया और वो फंड्स हमने इन्वेस्ट किया वो वापस वहां ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। तो अगर अगर आपका सपोज किसी एनआरआई क्लाइंट का एनआरई अकाउंट है जिसमें कि वो फंड्स ऑटोमेटिकली रिपेट्रिएबल है, और वो वहां से फिर ड्राफ्ट के थ्रू पहले अपने एनआरई अकाउंट से जहां से फंड्स रिपेट्रिएबल है वहां से अगर हमें ड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए देता है, और अगर उस ड्राफ्ट से इन्वेस्टमेंट की जाती है तो फिर भी इन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएबल रहेगा। उसमें एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें बैंक की तरफ से जाता है कि ये एनआरई अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट बना है और ये रिपेट्रिएबल फंड्स हैं। तो जब फंड्स की मैच्योरिटी आती है, जब भी क्लाइंट्स उस फंड्स को रिडीम करता है तो फंड्स ऑटोमेटिकली आपके रिपेट्रिएबल होते हैं, सो दैट ही कैन, अगर वो चाहता है तो अपने फंड्स को फॉरेन कंट्रीज वापस ले जा सकता है, उसको रिपेट्रिएट बोलते हैं, रिपेट्रिएशन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर बी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि एनआरई कैन मेक द रिपेट्रिएशन अगर उसने इन्वेस्टमेंट्स डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू किया है, और बट रिपेट्रिएबल फंड से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर्स प्लान्स टू इन्वेस्ट रुपीज टू 12,000 इन ए स्कीम whose NAV is 12 and face value is 10, how many units is he likely to be obtained? तो फ्रेंड्स देखिए इसके में क्या होता है, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी एनएवी से डिवाइड करते हैं। फेस वैल्यू तो एनएफओ के टाइम जब नया ऑफर आता तब होती है, डेली इसकी एनएवी चेंज होती रहती है, और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 12,000 को हम नेट एसेट वैल्यू एनएवी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12,000 डिवाइड बाई 12, 1,000 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया इसके अंदर बी, 1,000 यूनिट्स हमें अलॉट होंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टर्स is doing a liquid investment fund is available at the time 12:30 NAV would be applicable for the। यहाँ पर हम लिक्विड फंड्स की अगर एनएवी देखते हैं तो हम यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसके आंसर्स पढ़ते हैं। अगर उसने 12:30 अगर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स करना है और फंड्स भी अवेलेबल है, मतलब उसने आरटीजीएस कर दिया है या ऑटोमेटिकली एमसी के पास फंड्स पहुंचा दिए हैं,
12:30 पर, तो कौन सी उसकी एनएवी एप्लीकेबल होगी? तो इसमें पहला आंसर है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट वर्किंग डे, सेम डे, closing NAV of day immediately preceding the date of application, and closing NAV of day immediately preceding. डी ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट बिजनेस डे। तो इसमें आंसर सी हुआ, हमारा आंसर सी का मतलब हुआ क्लोजिंग डे एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग। इसमें कट ऑफ लिक्विड फंड्स के लिए 2 बजे का होता है। अगर हम 2 बजे तक हमने अगर एप्लीकेशन सबमिट की और हमने फंड्स भी पहुंचा दिए एएमसी के पास, तो हमारे पास जो अप्लीकेबल एनएवी होगी वो आपकी प्रीवियस डे की होगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग। बट अगर आपके पास ये फंड्स आपने कट ऑफ टाइम 2 बजे के बाद पहुंचाए हैं, तो फिर सेम डे जिस दिन आपके फंड्स पहुंचे हैं उस दिन की आपकी एनएवी अलॉट होगी, तो सेम डे एनएवी आपकी अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट 50 lakhs इन गिल्ट फंड एट 3:30 PM विद a local check, he gets NAV of। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें उन्होंने लिखा है कि लोकल चेक और उसने सबमिट किया है 3:30 के ऊपर। तो हमारा इसमें हमने देखा था कि अब इसके अंदर हमने लिक्विड फंड्स में देखा था कट ऑफ टाइम, इसमें 2 ही डेफिनेशन है कट ऑफ टाइम का। लिक्विड फंड का जो कट ऑफ टाइम है वो 2 बजे का है, 2 PM, और हमारे पास डेट और इक्विटी का जो हमारा कट ऑफ टाइम है वो 3 PM। अब इसमें हम देखते हैं कट ऑफ टाइम फॉर इक्विटी एंड डेट फंड इज 3 PM। If investor submit the application before 3 PM, she will get the same day NAV. Submitting the application after cut-off time will get you the next day NAV. तो अब इस केस में आंसर सी होगा ना नेक्स्ट डे NAV, बिकॉज उसने कट ऑफ टाइम के बाद सबमिट की अपनी एप्लीकेशन, तो इसलिए इसका कट ऑफ के बाद हो गया है। तो कट ऑफ के बाद होने के बाद आपको हमेशा नेक्स्ट डे बिजनेस डे का ही NAV मिलेगा। दैट्स व्हाई क्लाइंट विल गेट नेक्स्ट बिजनेस डे NAV। तो इसको याद करने के लिए आप सिर्फ ये याद करें, लिक्विड फंड्स का कट ऑफ टाइम 2 o'clock, डेट एंड इक्विटी का कट ऑफ टाइम 3 PM। लिक्विड फंड में अगर आपका कट ऑफ टाइम से पहले आता है तो आपकी प्रेसिडिंग डे NAV, कट ऑफ टाइम के बाद आता है तो सेम डे NAV। डेट और इक्विटी का कट ऑफ टाइम से पहले आता है तो आपका सेम डे NAV, और अगर कट ऑफ टाइम के बाद आता है तो आपका नेक्स्ट डे NAV। आप इसको बहुत सिंपल एक टेबुलर फॉर्मेट में ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम स्टैंपिंग नीड्स टू स्टार्ट विद द सीरियल नंबर 1 ऑन एवरी बिजनेस डे, ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। सबसे पहले हम टाइम स्टैंपिंग समझेंगे कि टाइम स्टैंपिंग क्या होता है। एज पर सेबी रिक्वायरमेंट, जब भी हम कोई अपनी रिक्वेस्ट सेल और परचेज की हम किसी एएमसी में सबमिट करते हैं, तो एज पर रेगुलेशंस एएमसी को या कोई भी पॉइंट्स एक्सेप्टेंस पॉइंट को मशीन के थ्रू रिकॉर्ड करना होता है, जिसमें वो मशीन क्या करती है, फॉर एवरी मशीन रनिंग सीरियल नंबर शैल बी स्टैम्प्ड फ्रॉम फर्स्ट नंबर टू द लास्ट नंबर। एक मशीन की कैपेसिटी हो गई, वो नंबर सीरियली चलते हैं, उसमें कोई नंबर शुरू से स्टार्ट नहीं होता टिल इट्स कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मशीन की कैपेसिटी 1 लाख नंबर तक की, तो वो नंबर करती हुई चली जाएगी मशीन 1 से लेकर 1 लाख नंबर तक, उसमें कोई डेली नंबर चेंज नहीं होगा। एंड एवरी एप्लीकेशन फॉर रिडम्पशन शैल बी स्टैम्प्ड ऑन द फेस ऑफ on the investors acknowledgement copy। और उस पे क्या क्या स्टैंपिंग करती है वो, इसमें इंडिकेट क्या होता है, डेट होता है, टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड रनिंग सीरियल नंबर। इसके साथ में मशीन की लोकेशन, मतलब आपका पॉइंट ऑफ सेल जहां पर ये हमने रिक्वेस्ट दी है उसकी लोकेशन और मशीन आइडेंटिफायर, ये सब चीजें उसमें कैप्चर होती है कि कौन सी लोकेशन पर रिक्वेस्ट सबमिट हुई, कौन सी मशीन से रिक्वेस्ट पंच हुई, उसका सीरियल नंबर, रनिंग सीरियल नंबर, डेट एंड टाइम। इसलिए हम इसमें इसका आंसर हो गया बी, फॉल्स, because time stamping needs to start with serial number 1 on every business day. This is not correct। वो अपनी कैपेसिटी तक नंबर चलती जाएंगे जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो कभी जब उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी देन अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड्स पे डिविडेंड इन। फंड्स किस में डिविडेंड पे करता है? डिविडेंड ऑप्शन में, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, बोथ ऑफ द अबव, ग्रोथ ऑप्शन। तो इसका आंसर हो हमारा सी, बोथ ऑफ द अबव। व्हाई? डिविडेंड ऑप्शन हुआ, डिविडेंड ऑप्शन में फंड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कस्टमर्स को पे कर दिया, कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया।
जबकि बी ऑप्शन में क्या हुआ कि डिविडेंड तो कंपनी ने डिक्लेयर किया, बट ये सिर्फ री इन्वेस्टमेंट हुआ। री इन्वेस्टमेंट मीन्स डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उतने अमाउंट्स को उन्होंने फिर से यूनिट्स अलॉट कर दी। तो दोनों केसेस में अल्टीमेटली डिविडेंड को इन्वेस्ट हुआ। दैट्स व्हाई इसका आंसर हो हमारा बोथ ऑफ द अबव, डिविडेंड ऑप्शन एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन, दोनों में डिविडेंड का पेमेंट तो हुआ ही। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ इतना हुआ कि सेकंड ऑप्शन में डिविडेंड जो पेमेंट हुआ था उससे हमारा रीइन्वेस्टमेंट किया क्लाइंट ने, क्योंकि वो ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऑफरिंग फॉर रीपरचेज। रीपरचेज से कंफ्यूज मत करिएगा, रीपरचेज का मतलब रिडम्पशन हुआ यहाँ पर। रीपरचेज जैसे क्योंकि हम परचेज करते हैं, अब म्यूचुअल फंड जो एएमसी होती है वो उसको रीपरचेज करती है, तो वो रिडम्पशन हो गया। तो इसलिए हमेशा जब भी आप रीपरचेज वर्ड देखें तो आप इसको रिडम्पशन से ही कोरिलेट करें। ऑफरिंग फॉर रीपरचेज कांस्टेंट अमाउंट वर्थ ऑफ यूनिट एट रेगुलर इंटरवल बेसिस इज कॉल्ड। रीपरचेज का मतलब रिडम्पशन, कांस्टेंट अमाउंट वर्थ ऑफ यूनिट्स कि इसका मतलब हुआ कि कोई भी क्लाइंट अगर एक टिपिकल अमाउंट चूज कर लेता है, मान लीजिए 5000 रुपीज, रीपरचेज मतलब रिडम्पशन कि मैं 5000 रुपीज एवरी मंथ आई वांट टू विड्रॉ फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट इज इट कॉल्ड? एस डब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिंपल सा क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, आप सिंपली पढ़िएगा। ऑफरिंग फॉर रीपरचेज कांस्टेंट अमाउंट्स वर्थ ऑफ यूनिट। कांस्टेंट अमाउंट वर्थ ऑफ यूनिट्स कि हमने फिक्स कर दिया कि हमारी या तो इतनी यूनिट्स या फिर इतना अमाउंट हमें एवरी मंथ वी विल टेक। रीपरचेज रिडम्पशन, रीपरचेज को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, रीपरचेज का मतलब यहाँ रिडम्पशन है। इसलिए अगर हम कोई भी अमाउंट को रिडम्पशन लगाते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उसको हम रीपरचेज बोलते हैं, और अगर हम कांस्टेंट अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल मंथली क्वार्टरली करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अप्रोक्सीमेटली हम आपको इस मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, जो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, बट हम आपको बहुत कोशिश करेंगे कि बहुत लाइट लैंग्वेज में आपको, बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम आपको समझाएं, उसको थोड़ा याद करने के ट्रिक्स भी बताएं साथ साथ क्वेश्चन को। बट आई एम श्योर अगर आप इन वीडियोस को थोरोली देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली आई विल टेक इट अप एंड विल इम्प्रूव दैट हाउ कैन आई मेक इट मोर सिंप्लीफाइड फॉर यू। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। आज की वीडियो में हम अप्रोक्सीमेटली 24-25 क्वेश्चंस ले पाए हैं, बट हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लें। और हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी, पहले हम हिंदी में कवर करेंगे जैसे हमने ये किया है, उसके बाद हम थ्रू आउट इंग्लिश में भी कवर करेंगे। बट बिल्कुल ये क्वेश्चन जब आप NISM 5A मॉड्यूल को जब अपेयर होंगे उसमें, तो फ्रेंड्स घबराने की बात नहीं है, आपके क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम ट्यूटोरियल्स में, ये मॉक टेस्ट में डालेंगे, इसी में से ही आएंगे। बस आप इसको थोड़ा सा रिकॉल रिमेंबर करने का, आपको अगर आप मटेरियल ना भी पढ़ें तब भी हम थोड़ा बहुत आपको जो यहाँ पर बताएंगे उसकी हेल्प से आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50% आपको नंबर्स लेने हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली आप कोई भी क्वेश्चंस लगाएं तो 25-30 तो आपके पास ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वैसे ठीक होना चाहिए। तो आप थोड़ा बहुत ट्रिक से अगर आप यहाँ पर भी याद कर लेंगे जो हम आपको बताएंगे, तो आप इस एग्जाम को बहुत आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पार्ट को हम यहीं एंड करेंगे, बट वी विल कंटिन्यू विद पार्ट 2। आज हम इतने क्वेश्चंस ले पाए इस वीडियो में, बट आई एम श्योर इफ यू विल गो थ्रू दिस कंटेंट्स यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।